हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम अपनी हाई स्कूल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम और हमारी टीम ने, कि पहले बच्चों को हाई स्कूल का अनसॉल्व्ड जितना भी हो सकता है, देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है हम उनको एक तरीके से एक एक करके रीड करके कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जो फाइनल डिसीजन है, जो अंतिम निर्णय है, ये लिया है कि हम लोग 2023 से लेकर के 2024 तक जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, जितने भी हम मॉडल या ऐसा कह ले कि मॉक टेस्ट के रूप में इनको करेंगे। जितने भी मॉडल पेपर्स हैं इनको एक मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे। अब कैसे करेंगे? एक मॉक का मतलब क्या है कि हम यहां पर बैठ करके पहले जब हमने क्वेश्चंस को पहले जब हम स्क्रीन पर लिखेंगे तो आपका पहला जो काम होगा वो आप स्वयं से पहले सेल्फ ट्राई करिएगा। नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को ऑन करिएगा, पहले पॉज करिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन पर आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना यह बहुत जरूरी है। ठीक है, हम अभी अनसॉल्व्ड लेकर के आ चुके हैं अग्रवाल। ठीक है, तो इससे 2023 देख लीजिए, 2023 का सेट नंबर पहला कराने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, इन सारी बातों को देखते हुए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, चलिए, कहता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए, अब ये कहता है, इसने 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है माय डियर स्टूडेंट। 4 स्टेटमेंट्स में पहला कहता है, पहली स्टेटमेंट में ये कहता है कि ए जो है वो बराबर होगा ए और बी के मासा के, महत्तम समापूर्तक के ए और बी के मासा और बी के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा कह रहे हैं कि जो ए होगा वो ए और बी के महत्तम समापूर्तक अर्थात मासा और बी के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो ए और बी का गुणनफल होगा वो बराबर होगा लासा ऑफ ए बी। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है, ए और बी के लासा के बराबर होगा कौन? पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। फिर कहता है, तीसरे ऑप्शन में कहता है, तीसरे ऑप्शन में कहता है कि जो बी है वो बराबर होगा ए और बी के मासा तथा ए और बी के लासा के गुणनफल के, ए और बी के लासा के गुणनफल के। और चौथा ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि ए और बी का जो गुणनफल है वो बराबर है ए बी के लासा और ए बी के मासा के गुणनफल के। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आपने पहले आप एक बार टिक कर लीजिएगा, फिर देखिएगा हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखिए, कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, उनके लिए एक 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे सही है? परफेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है। देखिए, हमने जो पढ़ा है पहले ही चैप्टर के अंदर, ये आपको मिलता है क्या कि अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दिया है, इसमें हम कोई भी मान सकते हैं, एक्स वाई मान ले, बी सी मान ले, जेड मान ले, कोई भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही मानिए, ए और बी को ही मानिए, आप कोई सा भी मान सकते हैं। अब अगर 2 धनात्मक पूर्णांक है
और दो धनात्मक पूर्णांक है, तो माय डियर स्टूडेंट आप एक चीज जानते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है तो ये एक संख्या है, पहली भी एक संख्या है, एक संख्या है, और बी भी एक क्या है, संख्या है। ठीक है, बी भी एक क्या है, संख्या है, और ए भी एक क्या है, संख्या है। ए और बी दोनों एक संख्याएं हैं। और जो कहानी है वो ये है कि हम पढ़ के आए हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे इन्होंने कोई संख्या ली ए और बी, तो यहां क्या लिखते हैं, लासा ऑफ ए बी, मतलब ए और बी का क्या, लासा। मासा लेना है, ये गुणे का चिन्ह माय डियर स्टूडेंट, मासा लेना है किसका, ए और बी का। ठीक है, ए और बी का लासा भी लेना है और ए और बी का मासा भी। तो कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट में देखिए, कहता है पहली संख्या का जो वैल्यू है, जो मान है, वो दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं के मासा के गुणनफल के बराबर है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल क्या होगी, गलत। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है, दूसरा जो कथन है वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लासा के बराबर है। ये भी हमारी जो ये कथन है ये भी क्या हो गया, गलत। तीसरा जो है वो कहता है दूसरी संख्या जो है वो दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। ये भी स्टेटमेंट क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, गलत होगी। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के लासा और दोनों संख्याओं के मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते कैसे बनते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई दो संख्या है जिनमें एक संख्या दे दी दूसरी नहीं दी, एक संख्या दे दी दूसरी नहीं दी, तो और दोनों के लासा और मासा दे दिए, तो आपसे पूछेगा दूसरी संख्या ढूंढिए। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लासा नहीं दिया है, मासा दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, तो आपको क्या ढूंढना है, जो आपका जैसे लासा नहीं है तो लासा ढूंढना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक आपका जो बनना है वो यही बनना है। ठीक है, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक शून्येतर परमेय संख्या एक शून्येतर परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल होता है, का भागफल होता है। ठीक है, आपको लिखना है का भागफल होता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहे प्राकृतिक संख्या, पहला ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पहला ऑप्शन प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अपरमेय संख्या। फिर आते ही है बात तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रमेय संख्या। फिर फोर्थ ऑप्शन जो है वो कह रहा है पूर्ण संख्या। चलिए, इतनी बातें होगी, 4 पॉइंट्स हो गए। कह रहे हैं कि एक शून्येतर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल होता है। तो ये तो पॉइंट हो गया कि हम कैसे ढूंढेंगे, क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि एक शून्येतर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल। देखिए, आपको सबसे पहले जानकारी ये होनी जरूरी है कि यदि किसी प्रमेय संख्या में
किसी दूसरी प्रमेय संख्या को जोड़े घटाए तो इससे प्राप्त संख्या कैसी संख्या हो? तो इससे प्राप्त संख्या कैसी हो? तो आप जानते हैं किसी भी प्रमेय संख्या में कोई भी प्रमेय संख्या अगर जोड़ते घटाते हैं तो इससे प्राप्त संख्या भी क्या होती है? प्रमेय संख्या। क्या होती है? प्रमेय संख्या। दूसरी बात कहे कि अगर इस किसी प्रमेय संख्या में कोई अप्रमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है? तो कैसी संख्या प्राप्त होती है माय डियर स्टूडेंट? तो फिर कैसी संख्या प्राप्त होती है? अप्रमेय संख्या। कैसी संख्या प्राप्त होती है? अप्रमेय संख्या। अब कहे कोई अच्छा गुणनफल होगा तो ही यही कहानी है, प्रमेय का प्रमेय में होगा तो प्रमेय ही मिलेगी, भाग होगा तो भी प्रमेय ही मिलेगी, अप्रमेय का अप्रमेय में। देखिए एक चीज जरूर देखिएगा कि अगर अप्रमेय संख्या का अप्रमेय संख्या का गुणनफल अप्रमेय संख्या से कराया जाए या भाग कराया जाए तो ये दोनों कंडीशंस को बनाते हैं। मतलब ये प्रमेय भी आता है कुछ केसेस में, कुछ में अप्रमेय भी आता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसी को पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने कहीं क्या लिखा है? √3 लिखा है, ये भी एक अप्रमेय संख्या, मल्टीप्लाई करें √3, ये भी अप्रमेय संख्या, और दोनों समान हैं। इस कंडीशन में जो संख्या आएगी वो आएगी 3। तो क्या आएगी? तो क्या आएगी? तो एक प्रमेय संख्या आएगी। तो एक प्रमेय संख्या आएगी। लेकिन अगर यही रूट वाली वैल्यू यहां 3 है यहां 5 है तो 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आता है √3 का 5 से गुणा होता है, 3 × 5 = 15। तो अगर बात करें 15 कैसी संख्या है √15 तो आप क्या बताएंगे? अप्रमेय। तो यहां दोनों कंडीशन पॉसिबल है कि प्रमेय भी हो सकता है और अप्रमेय भी हो सकता है। तो यहां कहता है कि यदि किसी शून्येतर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल कितना होगा ये बताना है। एक शून्येतर प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का भागफल सदैव कैसा आएगा? अप्रमेय। कैसा आएगा? अप्रमेय। ये अप्रमेय ही आएगा क्योंकि प्रमेय से अगर अप्रमेय को क्या करेंगे? भाग करेंगे तो फिर हमेशा उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? अप्रमेय। ठीक है, और भी कंडीशंस बनती है। ठीक है, तो जैसी कंडीशंस बनती है उस हिसाब से क्वेश्चन को डीलअप करेंगे। ठीक है, और भी कंडीशन आगे बताएंगे भी। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अप्रमेय संख्या से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि m = 5, यदि m = 5 अर्थात 5 और n बराबर दिया है m + 7, तो कह रहा है तो √m² + n² का मान होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि यदि m = 5, n बराबर कितना? m + 7, तो √m² + n² का मान होगा। देखिए इसमें आपसे केवल क्या किया है? खेला है। आपसे केवल क्या किया है? खेला है। कैसे खेला है? m बराबर इसने दिया है 5, m बराबर 5, n बराबर क्या दिया है इसने? m + 7, लेकिन m की वैल्यू यहां से देखिए कितनी है। तो अगर आप नॉर्मली जब लगाते हैं दिमाग से लगाएंगे, ऑप्शनल तो डायरेक्ट लगाइएगा, वैसे इसको समीकरण 1 मानेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से m का मान रखने पर, m का मान रखने पर, m का मान रखेंगे तो n बराबर क्या आएगा? 5 + 7, तो आ जाएगा कितना? 12। कितना आ जाएगा? 12। अब कह रहा है किसका मान बताना है? √m² + n²। अतः, ठीक है यही आगे बढ़ते, अतः √m² + n² = √m की वैल्यू कितनी है?
देखिए 5, यहां क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कितनी आई 12, तो यहां कितना आएगा 12 का स्क्वायर। m का 5 का स्क्वायर और n का 12 का स्क्वायर। अब अगर देखें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो अंडर रूट में आएगा 144 और 25 को ऐड करे तो आएगा 169, और इस वैल्यू को आप जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है 169। माय डियर स्टूडेंट 169 रूट होता है कितने का 13 का। कितने का होता है 13 का। अब इसके ऑप्शंस देख लेते। इसमें पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए वो है 65, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 26, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 13, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना है 17। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है कि ऑप्शन में आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर कितना है 30। ठीक है, इस बेसिस पर लगाते। वैसे कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चंस है जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, कुछ कहते हैं ना कि जो समकोण त्रिभुजों के लिए आपको पेयर्स यूज करने चाहिए, जिन्हें आप पाइथागोरन पेयर भी कहते हैं। एक होता है 12, 13 और 5, जहां सबसे बड़ी भुजा जो है वो 13 है, जिसे आप कर्ण के नाम से जानते हैं। 12 और 5 इन दोनों में कोई भी लंब हो सकता है, एक क्या होगा आधार। ऐसे ही कौन होता है 25, 7 और 24। ठीक है, 25, 7 और 24 जब भी बात करेंगे इनकी तो ये भी इसी कंडीशन पर बात करते। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्या है पाइथागोरन पेयर हैं, जिनमें 13 का वर्ग जो है इन दोनों के वर्ग के बराबर है। यहां पर 25 का जो वर्ग है वो इन दोनों के वर्ग के बराबर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर और 4 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्याएं होंगी, प्रमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, कहते हैं किसी प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, कितनी होंगी, ये देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि 1 होगी। दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है 2 होंगी। तीसरा जो कह रहा है वो कह रहा है 3 होंगी, और चौथा ऑप्शन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि अपरिभाषित। दैट मीन्स इसको दूसरी भाषा में आप क्या कह सकते, अनंत। अपरिभाषित या फिर अनंत दोनों कह सकते। तो अगर यहां से देखा जाए कि एक प्रमेय संख्या के समतुल्य प्रमेय संख्या है, समतुल्य का मतलब जैसे हम लिखते हैं 2/3, ये एक प्रमेय संख्या है। ये एक प्रमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि यहां हर एक प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना चाहिए। पहली कंडीशन होती है बाध्यता। दूसरी ये होती है कि P भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। Q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, P भी होना चाहिए पूर्णांक और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि Q को 0 के बराबर क्यों नहीं रखते, ये पता ही नहीं है, बट ये जानते हैं कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जानते हैं, ये अगर P पूर्णांक है Q पूर्णांक है तो 0 भी तो पूर्णांक होता है। तो Q को 0 के बराबर क्यों नहीं रखते, क्योंकि 0 रखने के बाद इस फ्रैक्शन की या इस भिन्न की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अनंत। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो दी गई संख्या है वो प्रमेय है कि अप्रमेय, जब हमें संख्या के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी। ठीक है,
अब अगर बात करें यहां पर नॉर्मल तरीके से कि 2/3, माय डियर स्टूडेंट, 2/3 के समतुल्य कितनी भी परिमेय संख्या है तो हम इसमें 1 से गुणा कराएं दोनों में, फिर 1 के बाद कितने से गुणा करा सकते हैं, 2 से। तो 2 का अगर 2 से गुणा होगा 4 बनेगा, बटे में 3 का 2 से होगा 6 बनेगा। 3 से कराएं तो 3 से कराने के बाद 3 दूनी 6 बनेगा और 3 त्रिक का 9 बनेगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी जिन्हें आप कहते हैं कितनी होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। अब आपका आंसर क्या है, 1 होगी, बिल्कुल नहीं, 1 से ज्यादा है, 2 2 से भी ज्यादा है, 3 3 से भी ज्यादा है, दैट मीन्स क्या है, अनंत। हमने आपको पहले भी बताया कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो इसके समतुल्य होंगी, जो इसके बराबर होंगी। इतनी कितनी संख्याएं मिलेंगी, इनफाइनाइट। कितनी मिलेंगी, इनफाइनाइट, जिसे आप अनंत कहते हैं या फिर कह दीजिए अपरिभाषित। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो रैखिक समीकरण दिए हैं। ये दोनों कैसे हैं, रैखिक समीकरण, और दोनों रैखिक समीकरण यहां लिख दे रहे, दो रैखिक समीकरण है। दो कैसे समीकरण है, रैखिक समीकरण है। माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या है, दोनों रैखिक समीकरण है। अब उनमें क्या दे रहे हैं, बाध्यता दे रहे हैं। कह रहे हैं बताइए कि यदि, क्या कह रहे हैं कि यदि, अब यदि के आगे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है कि पूछ क्या रहे, कह रहे हैं यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 और बराबर हो क्या, c1 बटे c2। अर्थात कहता है कि x के दोनों ही रैखिक समीकरणों में जो x का गुणांक है उनके अनुपात, b और y के जो गुणांक है उनके अनुपात, और जो कांस्टेंट है, जो क्या है, नियतांक है, उन दोनों के अनुपात अगर आपस में तीनों बराबर हो तो ये किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्या मिलेगा। तो देखते हैं। देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कहता है रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। ठीक, रेखाएं कैसी है, समपाती है। तीसरा सी ऑप्शन जो कह रहा है रेखाएं प्रतिच्छेद करती, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा खतरनाक निकल गया भैया, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कोई ना कोई ऑप्शन है कि नहीं है। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जरूरी नहीं कि तीनों ऑप्शन में से एक सही ही हो, मे भी तीनों गलत हो जाए, चौथा ही ऑप्शन सही हो। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये दर्शाती है कि रेखाएं, देखिए तीन कंडीशंस होती हैं, तीनों बता देते हैं, ऑप्शंस को आप देख लीजिएगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। क्या होती हैं, समपाती। ठीक है, अब इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं, तो और क्या कंडीशंस है। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या है ऐसा, क्या और भी कोई कंडीशंस है। तो बताया जाता है कि नहीं, अब देख लेते हैं कि है कंडीशन की नहीं। ठीक है, देखते। कंडीशंस ये हैं कि अगर a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो क्या होगा। देखिए ये कंडीशन मिलेगी आपको। a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो आप क्या लिखेंगे कि रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद।
क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद। ऐसी कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं माय डियर स्टूडेंट। अब इसी में एक चीज आपसे और पूछा जाता है कि इस कंडीशन में आपसे जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना, आपको दो रैखिक समीकरण देता है। कोई भी मतलब अगर हमने देखा होगा, आपने बोर्ड में इसमें देखा होगा अनसॉल्व्ड पेपर्स में पीछे के भी जो भी क्वेश्चन है उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि दो रैखिक समीकरण है और ये दोनों कैसे हैं? कहता है कि ये दोनों का एक अद्वितीय हल है। कैसा है? अद्वितीय हल, मतलब केवल एक ही हल है। तो ऐसा कब आएगा? जब ऐसा क्या होगा? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में इन दोनों का क्या होगा? एक हल होगा, एक ही हल होगा, जिसे क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। जिसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि A1 बटे A2 अगर B1 बटे B2 के बराबर नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो फिर कहानी बदल जाएगी। इस कंडीशन में इन दोनों का कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अगर A1 की जगह कोई वैल्यू है, B1 की जगह कोई वैल्यू है, C1 की जगह कोई वैल्यू है, A2 की जगह B2 की जगह और C2 की जगह कोई भी आंकिक मान रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपकी इच्छा कर रही है। तो जब भी आप मान रखेंगे तो यहां ये कंडीशन फॉलो करेंगे, और अगर ये सत्य हो जाता है तो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, और इस कंडीशन में उनका एक ही हल होगा। ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि अगर A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1 बटे C2 के, तो कहानी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? तो कहानी क्या होगी? तो रेखाएं एक दूसरे की क्या हो जाती हैं? समांतर। कैसी हो जाती हैं? समांतर। और जब रेखाएं समांतर होगी तो उनका कोई भी हल नहीं होता। इनका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, इनका कोई भी हल नहीं होता, ये चीज आप जान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 भाग, किसी संख्या का, किसी संख्या का 1/3 भाग, 1/3 भाग 21 है, 21 है, तो 21 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर 1/3 भाग जो है वो 21 है तो आपको क्या बताना है? संख्या की संख्या क्या है एक्चुअल में? तो हम जानते, हम जब इसे लगाते हैं ऑप्शनली, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? 21 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट? इसमें दिया गया है 42, 42। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 63 अर्थात 63। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है माय डियर स्टूडेंट? इसमें दिया गया है 84। कितना दिया गया है? 84। अब जब हम इनको देख रहे कि 1/3, तो पहली चीज जब नॉर्मल देखिए, ऑप्शनली आप कैसे भी लगाएं उससे कोई मैटर नहीं करता। आगे क्या बात होती है? माना, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। ठीक है, माना संख्या बराबर x, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार ये लगाने का एक फॉर्मेट है माय डियर स्टूडेंट। अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो कैसे लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे? तो कहते हैं माना संख्या बराबर x, तो प्रश्नानुसार x बटे 3 संख्या का 1/3 किसके बराबर है? 21 की। तो प्रश्नानुसार x बटे 3 बराबर 21। ये बटे में है, बराबर के उस तरफ जाएगा, गुणे में जाएगा, तो x बराबर 21 गुणे 3, और 21 का गुणा 3 से करते 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 63। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि यदि द्विघात समीकरण, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल, कहते हैं का एक मूल कितना है माय डियर स्टूडेंट, इसमें दिया है -2 हो तो, -2 हो तो P का मान बताओ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मूल दिए हैं तो कैसे हमें उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं अर्थात द्विघात समीकरण लगाते हैं तो उनमें क्या मिलते हैं, मूल। और जो बहुपद पढ़ के आए हैं उनको पता है कि बहुपद में क्या मिलते हैं, शून्य। शून्य क्या मिलते हैं, शून्य। द्विघात समीकरण में मूल मिलते हैं और बहुपद में मिलते हैं शून्य। अब शून्यक और मूल का मतलब क्या है, कहता है कि शून्यक और मूल से यह मतलब है कि जो वैल्यू आएगी, जैसे 2 अगर वैल्यू आ रही है, अगर उसको उस द्विघात समीकरण में रख दिया जाए, यदि किसी बहुपद का शून्यक 2 है, किसी बहुपद का शून्यक 2 है, अथवा किसी द्विघात समीकरण का जो मूल है वो 2 है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, या द्विघात समीकरण का मूल 2 है या बहुपद का शून्यक 2 है, तो जब इसको बहुपद के अंदर उठा के इस वैल्यू को रखते हैं तो, या उसको उठा के द्विघात समीकरण में रखते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, शून्य। कितना आ जाता है, शून्य। तो यहां पर वही कहानी, यहां वही बताना है। तो क्या कह रहा है कि इसका एक मूल -2 है, एक मूल कितना है, -2 है। आपको आगे बताना है कि कितना आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो x बराबर -2 द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर रखेंगे तो रख दिया x बराबर -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0, ठीक है। 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 4, और प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -2 दूनी 4, ये बन गया माइनस पी बराबर 0। देखिए +4 और -4 आपस में कट गए, तो यहां से डायरेक्ट पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। कितनी आ रही है, 0। अब यहां से 0 आ रही है तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, हमारा पहला ऑप्शन ही 0 है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 0। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका 2 आएगा, और चौथा ऑप्शन कह रहा है डी, जो कह रहा है कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं हम अपने 8 पर। कहता है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाओं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो आगे कह रहा है कि तो क्या बताइए, इन त्रिभुज, या ऐसा कर ले
तो ये त्रिभुज होंगे। तो ये क्या पूछ रहा है कि ये त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, उनकी प्रकृति बतानी है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, पहला ऑप्शन कहता है कि कैसे होंगे, समबाहु, समबाहु। दूसरा कहता है कि त्रिभुज होंगे विषमबाहु, विषमबाहु। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन यह कहता है कि समरूप होंगे। कैसे होंगे, समरूप। और चौथा ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है वो कहता है कि समद्विबाहु होंगे, समद्विबाहु। अर्थात कह रहा है या तो समबाहु या तो विषमबाहु या समरूप या समद्विबाहु। तो आप एक चीज जान लीजिए, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की बात करें, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो ऑलवेज वो त्रिभुज जो होंगे वो कैसे होंगे, समरूप। वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। ये चीज याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, कि जो कहानी है वो क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में अगर बात करी जाए कि क्या चल रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या है, बराबर। तो ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे, समरूप। कैसे होंगे, समरूप। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए हम, 8। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, कहता है कि एक्स अक्ष पर, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित एवं, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5, 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ, से समदूरस्थ से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है 0,-7। फिर कहता है बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है -7,0। फिर क्या कहता है ऑप्शन नंबर सी जो कहता है वो क्या कहता है, सी कहता है कि 7,0 आएगा। फिर डी जो कहता है वो कहता है नहीं भैया 7,7 आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आपको इन चीजों को पढ़ने के लिए जो सबसे पहली थिंग है जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें ये पॉइंट में यूज किया जाना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसमें यूज करी जानी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हम पहुंचे कितने हैं, 9। ठीक है, तो आज मल्टीपल और जो आपके खंड बा के क्वेश्चन रहेंगे इनको करा देंगे, बाकी देखा जाना है कि जैसे भी टाइम बनेगा वैसा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि इतना हो गया। अब एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो आपको एक चीज पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम यहां से लें कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितने होते, हाँ बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम बाद में बात करेंगे, आप लिख लीजिए, लिखिए और उसके बाद अभी हम लिखेंगे तो देखिएगा कि आपने वही लिखा है। तो पहले स्टार्ट करें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर क्या होती है, अंडर, यहां लिखा जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं क्या सर y1 पहले नहीं लिख सकते, कि y2 को बाद में नहीं लिख सकते, x1 को पहले नहीं लिख सकते, x2 को बाद में नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अंडर रूट, जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है। यहां आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें से। ठीक है, अब कह रहे कि ठीक है एक्स अक्ष पर स्थित है ना एवं बिंदु 2, तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि जो भी पॉइंट, देखिए यहां से क्वेश्चन लेंदी भी हो जाते, हमको छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं तो हम छोटा सा ही क्वेश्चन लेंगे कि जो भी ले वो आराम से ऑप्शनली टैली करेंगे। तो पहली चीज कि ये एक्स अक्ष पर स्थित है तो ये पॉइंट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से ही एक पॉइंट होगा। अब इन दोनों में से एक पॉइंट होगा तो या तो इनको रख के निकाल ले, ठीक है, या तो इनको क्या कर दे उसमें पुट कर दे तो निकाल ले, या दूसरी तरीका है कि इनको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निर्देशांक स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित, तो y बराबर कितना होगा, एक्स अक्ष पर अगर स्थित है तो y बराबर कितना होगा ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमें जो वैल्यू रखनी हो तो वही रखनी है ना, कि हम x की वैल्यू रख रहे y की वैल्यू नहीं रख रहे। या फिर एक्स अक्ष पर है तो पहले हम मूल बिंदु ले लेते हैं, ये फॉर्मूला याद करिएगा, देखिएगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं, पहले इसमें से टैली कराते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलेंगे, पहले ए को लेके ही चलते हैं। ठीक है, ए को लेके चलते हैं, ए का जो वैल्यू है वो कितना है 0, -7। दूसरा इन दोनों पॉइंट्स में जो है वो क्या है 2, -5। देखिए इनमें से वैसे लगाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी माय डियर स्टूडेंट, बहुत टाइम लॉस हो जाना, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन, देखिए ये हो सकती है लेकिन हम जानते हैं कि ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, 2, -5 और क्या है -2, 9। तो पहले इन दोनों को लेकर के इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, अगर दोनों आपस में क्या आते हैं बराबर तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। देखते, ठीक है, देखते देखेंगे तो कितना आएगा 7, x2 - x1 तो कितना आएगा अंडर रूट x2 - x1 मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 तो यह आएगा -5 + 7 का होल स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाया अंडर रूट। ठीक है, यहां से माइनस करेंगे 0 - 2 x2 - x1 दैट मींस 2 - 0 -2 - 0 प्लस यहां लिखेंगे y2 - y1 तो यहां क्या आएगा 9 + 7, 9 + 7। अगर 9 + 7 आ रहा है माय डियर स्टूडेंट तो आपको भी पता है कि अगर यहां से देखा जाए 9 + 7 और यहां 5 + 7 तो यहां 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से माइनस होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर तो यहां 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस यहां 7 में से 5 निकल गया, कितना बचा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 निकल गया, यहां -2 का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं लिखा, सॉरी यहां -2 का स्क्वायर तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 का स्क्वायर। देखिए अगर हम देखें तो ये और ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, दैट मींस ये ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, ये आपकी कैलकुलेशन तेज रहेगी तो फिर आप बहुत जल्दी कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा पुट करते हैं इस वैल्यू का -7 -7, 0 यहां रखेंगे 2, -5 है, यहां क्या है -2, 9। ठीक है, तो यहां से जब रखेंगे तो ये x2 - x1 तो कितना आएगा अंडर रूट x2 - x1 तो 2 माइनस को अगर जोड़ दिया तो 7। ठीक है, 7 और फिर प्लस लगाएंगे इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां देखिए तो y2 - y1 तो यहां देखेंगे -2 और +7 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 और +7 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर तो प्लस लगाया 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए 7 और 2 कितना होता है 9, यहां कितना होता है 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, तो यहां -5 में से 0 जाएगा कोई मतलब नहीं, -5 का जो स्क्वायर होता है माय डियर स्टूडेंट वो कितना होता है +25, प्लस का 25 मतलब माइनस हट जाएगा, यहां अंडर रूट 7 में से 2 निकल गया, कितना बचा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25
और प्लस 9 में से 0 जाएगा, कोई मतलब नहीं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर देखिए तो LHS और RHS आपस में बराबर है, दैट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये पुट एंड डाउन वैल्यूएशन है कि आप आंसर उठा के रखिए, क्यों वैसे निकालेंगे बड़े टाइम लग जाना है, ऐसे नॉर्मल आप ऑप्शन को रखे भर से आंसर आ जाने। ठीक है, अब हमें ये चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये तो ऑलरेडी हमने चेक किया है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, लेकिन 9th में स्पेशली ये पढ़ाया गया होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां वो क्या कह रहे हैं, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। फिर कह रहे तो, वो कह रहे तो आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं वो सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि ए ऑप्शन में क्या आ रहा है कि एंगल ए जो है, अरे सॉरी, एंगल बी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एंगल सी से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो एंगल बी है, एंगल कौन सा है बी, वो क्या है, लेस देन है एंगल सी से। ठीक है, एंगल सी से। फिर तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। और फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है डी ऑप्शन में कि एंगल बी जो है वो क्या होगा, वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, एंगल सी के। ठीक है, ये चार ऑप्शन। आपको एक थ्योरम पढ़ाई होगी, हाई स्कूल में पढ़ाई गई होगी माय डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ाई गई होगी कि अगर कोई त्रिभुज है इस तरीके से, इन्होंने कहा ना एक त्रिभुज है, क्या नाम है, ए बी और सी, जहां ए बी और ए सी क्या है, समान भुजाएं। कैसी भुजाएं, समान भुजाएं, बराबर है। फिर कह रहे हैं कि तो कंडीशन बताइए, देखिए आपको एक थ्योरम पढ़ाई गई, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। दैट मींस कोण बी और कोण सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु एक त्रिभुज है एबीसी। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस त्रिभुज को ही बने रहने देते हैं, काम आएगा भी। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है एबीसी, और एबीसी में क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी बराबर दिया गया है आपको 6√3, ए बी बराबर दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है कोण बी का मान बताइए, एंगल बी कितना होगा। अगर आप देखें कि 12 का स्क्वायर, अगर हम नॉर्मली देखें एंगल बी को अगर छोड़ दे तो 6 और 12 इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, वो बड़ा दिख रहा है 12। क्या ऐसा हो सकता है कि 6√3 और प्लस 6 का जो वर्ग है वो इतने के बराबर आ जाए। ठीक है, देख लेते क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण। देखते हैं, अगर इनमें से बड़ी भुजा का वर्ग 12 का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, तो देखेंगे, तो देखेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है सॉरी 144, 6 का स्क्वायर होता है 36, इंटू लगाएंगे, √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर यहां देखिए 36 का 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 6 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 का 9 1 10 प्लस कितना 36। ठीक है, यहां कितना है 144। अब ये देखिए इन दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है 144, और यहां भी कितना आ रहा है 144। अब अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो करता है
तो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज कैसा होगा? देखिए अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो आपका ऑप्शंस क्या है? देखिए ए ऑप्शन दे रहा है 120 डिग्री, बी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? बी ऑप्शन दे रहा है 90 डिग्री, सी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? सी ऑप्शन आपको दे रहा है 60 डिग्रीज, और डी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? डी ऑप्शन आपको दे रहा है 15 डिग्रीज। तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है एंगल बी का मान कितना होगा? 90 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि 90 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है। और ऐसा तभी होता है माय डियर स्टूडेंट जब उनमें से क्या होता है, बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग बराबर कब आएगी? जब दिया गया त्रिभुज कैसा हो? समकोण त्रिभुज। और यहां एंगल बी ही कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट? उसमें कह रहे कि साइन, देखिए कि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो कह रहा है हो तो ए का मान बताओ, ए का मान बताओ। ठीक है, ए का मान बताओ। ठीक है, तो अगर देखें कि साइन ए है वो कॉस ए के बराबर है, साइन ए कॉस ए के बराबर है माय डियर स्टूडेंट। अगर साइन ए कॉस ए के बराबर है तो आगे आप देखिएगा क्या होगा? साइन ए, देखिए इसके इंटू में कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। ठीक है, तो बटे में कॉस ए आएगा क्योंकि इंटू से कोई वैल्यू दो से बराबर की दूसरी ओर आती है तो बटे में आती है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर कितना आएगा? 1। तो साइन ए और कॉस ए बटे में जब आएंगे तो साइन ए बटे कॉस ए को क्या लिखते हैं? टेन ए बराबर 1। और एक टेन में कितने की वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट? तो टेन में एक जो है वो 45 डिग्री की वैल्यू कहता है। और फिर इसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं? 10 से 10 काट देते हैं, कहते हैं a बराबर 45 आ गया। ये गलत बात है। देखिए अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो उनके कोणों का मान जो है वो आपस में बराबर होगा, इंप्लाइज दैट, इसलिए हम लिखते हैं a बराबर कितने डिग्रीज? 45 डिग्रीज। ठीक है, इसलिए हम कितना लिखते हैं? a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा देखते रहिएगा नहीं तो पता लगे दिक्कत हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 पर आते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री, कह रहा है यदि एंगल a बराबर क्या दिया है? 30 डिग्री, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान बताओ। ठीक है, तो यहां देखे तो ये दोनों बातें हैं, तो यहां से अगर कॉट को लिखे टेन के पद में, देखिए यहां से कॉट कॉमन ले लेते, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए लगाने का एक तरीका होता है क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री में, टेन ए को कॉमन ले लेते तो यहां से कॉट ए को कॉमन ले लेते, कॉट स्क्वायर ए को। तो कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहां तो था नहीं, तो नीचे भी गुणा कराया ऊपर भी कराया, तो ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला ले लिया तो कितना बचा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस यहां से कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 1। इक्वल का साइन लगाएंगे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इंटू में क्या रहेगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते? टेन स्क्वायर ए, प्लस में क्या आएगा? 1। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो बचा क्या? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, यहां इक्वल का सिंबल लगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 30, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्रीज। 30 का मान देखिए, अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, 30 आएगा, देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉट स्क्वायर ए कॉमन लिया तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 30 का मान कितना होता है? 30 का मान अगर हम देखें कि नहीं
इतना है, तो हमने कैलकुलेशन सही करी ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहां से क्या कॉमन ले लिया, कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो कॉट स्क्वायर ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को काट दिया, ठीक है। तो यहाँ बचा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए जिसकी वैल्यू है टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा आंसर 1 अपॉन 3, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 1 अपॉन 3, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर हम पहुंचे हैं 14 पर, आगे 15 कराने के बाद, ठीक है, देखेंगे अगर टाइम ज्यादा नहीं हो रहा है कि ताकि आपको देखने में भी आसानी ना हो, ठीक है, तो जैसा भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। आइए कराते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होगी। एक गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है, या इसमें दिया है गोले की त्रिज्या, कहता है गोले की त्रिज्या है उसको क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए अर्थात जहां r था वहां कितना हो जाए 2r, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए नॉर्मल आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि कह रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, दो गुना। देखिए अभी कितनी है त्रिज्या, अभी कितनी है, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जो कंपटीशन का है, कहता है कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी बड़ी है, अगर त्रिज्या पहले 100 थी तो ये 100 की दोगुनी हो गई अर्थात कितनी होगी 200, तो क्षेत्रफल में बताना है तो इसी वैल्यू को दोबारा लिखना है, यहां 100 लिखना है, यहां क्या लिखना है 200, अब दोनों का कर देना है गुणा, तो 100 का 100 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो जाना है, कितना जीरो 4। अब यहां से अगर देखें तो कितना हो जाना है 4 जीरो, कितना हो जाना है 2 दूनी 4 और 4 जीरो। तो हमने अगर देखना है कि इतने की वृद्धि है तो पहले हुआ कितना 4000, कितना हो गया 4000, और वृद्धि कितने पर हो रही है, हाँ ये ठीक है, ये 40,000 हो गया और ये 10,000 पर वृद्धि हुई, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, गुणे में क्या आता है परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो 4 का गुणा 100 से होगा तो कितने परसेंट 400%, कितना होगा 400%। अब ये कैसे आया, कुछ बच्चों में डाउट भी रहते हैं कैसे आया सर, अगर हम माने कि जैसे दोगुना किया जा रहा है, अगर दोगुना किया जा रहा है तो हमने माना पहले त्रिज्या कितनी थी 1 थी, दोगुना कर दिया कितनी होगी 2, अभी पहले भी 1 थी अभी कितना हो गया 2, ये क्षेत्रफल के लिए 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, अब कह रहा है 1 से कितनी होगी 4, तो 4 की 4 हुआ और 1 पर परसेंटेज निकाले 100 से तो कितना आएगा 400%, कितना आएगा 400%, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, कितना परसेंट आएगा 400%। आगे लिखते, ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, वृत्तों के व्यासों का अनुपात कितना दिया गया है 4:9, 4:9। कह रहे वृत्तों की परिधियों का अनुपात, वृत्तों की परिधियों का अनुपात बताना है आपको, वृत्तों की परिधियों का अनुपात निकालना है। देखिए यदि वृत्तों के जो व्यासों का अनुपात दिया गया है, व्यासों का अनुपात मतलब अगर हम पहले का माने व्यास जो है वो d1 है, दूसरे का d2 है, तो d1
रेशियो जो D2 है वो कितना है 4:9। तो D1 बटे D2 बराबर कितना दिया है 4/9। और हम जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है 2 गुना। तो यहां लिख सकते हैं 2r1, जहां r1 क्या है पहले वृत्त की त्रिज्या है, 2r2 जहां जो r2 है वो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है अपॉन 4/9। 2 से 2 कट गया, तो यहां r1 अपॉन r2 की जो वैल्यू आ रही है माय डियर स्टूडेंट, r1 अपॉन r2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/9। तो अब यहां लिखेंगे वृत्तों की परिधियों का अनुपात, वृत्तों की परिधियों का अनुपात बराबर, देखिए 2 पाई r होती है परिधि, तो पहले का r1 ले लिया, दूसरे का 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बराबर के आगे बराबर r1 बटे क्या आएगा r2, r1 बटे r2 का मान यहां दिया है कितना 4/9। अर्थात अगर वो कहे कि वृत्तों की परिधियों का जो परिधियां हैं उनका अनुपात कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 4:9। कितना होगा 4:9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 3 क्वेश्चंस बचे हैं, मल्टीपल चॉइस के सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद हम लॉन्ग में अगले दिन करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहे एक सारणी दी गई है आपको, एक सारणी दी गई है जिसमें वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, वर्ग अंतराल के बाद आपको दी गई है बारंबारता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बारंबारता। अब बारंबारता दी गई है तो पॉइंट्स क्या क्या निकालने होते हैं। वर्ग अंतराल में दिया गया है कि जो 0 से 2 के बीच में जो भी है वो कितने हैं। जैसे कोई बच्चे हैं, कोई नंबरिंग हो रही 0 से 2 के बीच में 3 बच्चे हैं, 2 से 4 के बीच में कितने बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि 1 बच्चा है। फिर कह रहे 4 से 6 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 4 से 6 के बीच में 5 बच्चे हैं। और 6 से 8 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 6 से 8 के बीच में है 4 बच्चे। और 6 से 8 के बाद आता है 8 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो कह रहे हैं 7 बच्चे। देखिए आप माध्य निकालते हैं तो माध्य का एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए यहां, इधर देख लीजिए, ये होता है सिग्मा एफ एक्स एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, जहां एफ जो है वो बारंबारताओं का योग है। तो अगर यहां देखें तो 3 3 1 4 5 4 9 9 और 4 13 और 13 7 20। यहां देखें तो बारंबारताओं का जो योग आ रहा है सिग्मा एफ वो कितना आ रहा है 20। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, आप भी जानते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे तो जितना है इन दोनों को जोड़ के उसका आधा, 2 में 0 जोड़ा उसका आधा करेंगे, तो 2 में 0 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को 2 से भाग देंगे 1, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 3, 6 और 4 को जोड़े 6 4 10 का आधा कितना होता है 5, 8 और 6 जोड़े 14, 14 का आधा कितना होता है 7, और 10 और 8 जोड़े 18 और 18 का आधा कितना होता है 9। ठीक है, तो आगे जो निकालेंगे वैल्यू, ये तो f हो गई, बारंबारता हमारी कितनी होगी, ये से f से प्रदर्शित करते। अब क्या निकालेंगे f इंटू एक्स, क्या निकालेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स निकालेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3 एक कम 3, 3 का 1 से 3 एक कम 3, 5 का 5 से, तो 5 का 5 से करेंगे 25, 7 का 4 से तो कितना आएगा 28, और 9 का 7 से तो कितना आएगा 63। ठीक है 63। अब इनको ऐड करें तो 8 और 3 3 6, 6 5 11, 11 8 कितना होता है 19, और 19 3 22, 22 के 2 हासिल कितना आ गया 2, 6 2 8 2 10 और 10 2 12, तो यहां 122 आ रहा है। किसकी वैल्यू 122 आएगी माय डियर स्टूडेंट, तो 122 जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी सिग्मा एफ एक्स की, किसकी आएगी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 122, 122 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 से पॉइंट यहां आ जाने,
एक जीरो हटा देंगे, पॉइंट लग जाएगा, यहां 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, पॉइंट लगाया, 2 एकम 2, तो 6.1 इसका सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 6.1 इसका सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप जो ऑप्शन है इसमें क्या है, वो है पहला ऑप्शन है 4.2, पहला ऑप्शन है 4.2, दूसरा ऑप्शन है 5.4, तीसरा ऑप्शन है 6 एंड चौथा ऑप्शन जो है वो है 6.1। तो आप जान रहे हैं ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ऑप्शन कौन सा सही है, 6.1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 6.1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज को आप देखते रहिएगा, रिवाइज भी करते रहिएगा और समझाते भी रहिएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं किसी बारंबारता वंटन का माध्य, क्या कह रहे हैं, बारंबारता वंटन का जो माध्य है वो क्या है, 24.1 है, 24.1 है। और कहता है जो बहुलक है वो दिया गया है आपको 28, बहुलक कितना दिया गया है, 28। ठीक है, बहुलक कितना दिया गया है, 28। अब बहुलक अगर 28 दिया गया है तो उसमें कैसे क्या क्या करेंगे। ठीक है, देखिए 28 दिए गए, तो बहुलक देखिए, तो इसमें पूछ रहा है माध्यक क्या होगा, क्या कि माध्यक क्या होगा, माध्यक इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको बताना है कि बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध क्या होता है, तो वो संबंध यही होता है। अब बहुलक की बात करें, बहुलक कितना है आपका 28 बराबर यहां 3 गुणे माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका अगर देखें तो हमें निकालना है, तो हमने मान लिया क्या है x, हमने माध्यिका बराबर क्या मान लिया x, क्योंकि ये हमें निकालना है तो हमने x मान लिया, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्यिका मान कितना दिया गया है, देखिए 24.1, अगर गुणा करते तो ये आएगा 28 बराबर करते यहां से 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.2 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आगे यहां देखिएगा कि 3x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो ऐड हो जाएगी, तो कितना आएगा 28 पहले से ही था, ऐड होगा तो 48.2 ऐड हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.2 तो वहीं रहेगा, 8 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 8 8 16 के 6 हासिल, 1 4 2 6 और 1 7, तो 76.2 आएगा, किसके इक्वल में 3x। x इक्वल्स टू कितना आएगा 76.2, 76.2/3, 3 से काटा तो x की वैल्यू देखिए, 3 से काटा 3 दूनी 6, 1 बचा इधर गया, 3 पचे 15, पॉइंट लगाया, फिर ये 1 इधर गया, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी 25.4, अर्थात जो माध्यक की या माध्यिका की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25.4। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर माध्यक की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 25.4 अर्थात 25.4। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी कह रहे, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को देखा जाए, कैसे इनके छोटे से छोटे सॉल्यूशंस करे जाए। देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन है, जिस टाइप की वो मार्किंग करता है, उसी टाइप से उसमें क्या होता है, सारी चीजें आगे बढ़ती। ठीक है, अब अगर देखें यहां कि क्या चल रहा है, देखिए यहां एक वर्ग अंतराल दिया है, यहां एक क्या दिया है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल में क्या दिया है, कह रहे कि 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40 और फिर दिया है 40 से 50। ठीक है, और इनकी बारंबारताएं जो दे रखी हैं, बारंबारताएं क्या क्या हैं, बारंबारताएं हैं 11,
21, 23, ठीक है, 14 और कितना है 5। ये इतनी बारंबारता है। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग होगा तो आपको एक चीज पता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बहुलक वर्ग वही होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही वर्ग अंतराल ही क्या होगा, बहुलक वर्ग अंतराल होगा। तो अगर इसमें देखें तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 23। तो वर्ग अंतराल भी कौन सा होगा, 20 से 30 वाला, 20 से 30 वाला। अब ऑप्शन में क्या रखा है पता है, आप पहला ऑप्शन देखिए, देखिए पहला ऑप्शन में क्या रखा है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 से 20। बी दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 20 से 30। सी ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 30 से 40, 30 से 40। और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 40 से 50। तो आपको पता है, देख लीजिए आप कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसमें आ रही है, 23 में। और जब सबसे ज्यादा बारंबारता इसमें आ रही है तो जाहिर सी बात है वर्ग अंतराल कौन सा होगा, 20 से 30 वाला। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन के लिए जो रखते हैं केवल 20 मार्कशीट ही रखते हैं, बाकी आगे जैसा भी होगा अगला वीडियो में इसके पूरे जो भी विस्तृत प्रश्नों के जो हल हैं वो एक साथ भेजे जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जो इससे पहले हम कर चुके, इससे पहले क्या कर चुके हैं, इससे पहले हम क्या क्वेश्चन करके उठे हैं, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है कि माध्यिका और बहुलक, इनमें संबंध क्या होता है, इनमें क्या संबंध होता है। तो आपको भी पता है कि बहुलक जो है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि माध्यक अर्थात माध्यिका जो है, माध्यिका बराबर होगी किसके, 2 गुणे बहुलक, 2 गुणे बहुलक प्लस 3 गुणे माध्य। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ऊपर, इसीलिए हमने आपके आंसर लिख दिया है कि आपके आंसर टैली कर जाएं, जो भी आप मिला सकते हैं। तो इतने तो समझदार है, ये हाई स्कूल तक पहुंच गए हैं पढ़ पढ़ा के, तो ऑप्शन तो मिला ही सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इतनी उम्मीदें, इतनी अपेक्षाएं आपसे जरूर होंगी, क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये समय है अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर में बदलने का। तो आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। चलिए आइए मिलाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो कह रहे हैं बहुलक जो है, बहुलक जो है वो किसके बराबर होगा, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। लास्ट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये कह रहे हैं कि माध्य बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे बहुलक। ठीक है, तो अगर आप देखो तो केवल ऑप्शन नंबर सेकंड ही टैली कर रहे हैं, ना तो पहला, ना तो तीसरा, ना तो चौथा, या टैली नहीं कर रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका क्या है, सही है। ठीक है, अब इसके आगे का जो भी सॉल्यूशन है वो हम कल करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम आगे कल बढ़ाएंगे। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को कल एक साथ उनका सॉल्यूशन करके आपको भेजा जाना है। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, पॉइंट्स को कवर अप करेंगे,
कैसे कैसे पॉइंट्स होंगे, किस तरीके से होंगे, किस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और ये सारी बातों को कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शनल्स में 20 ओमार सीट आप कर चुके हैं, उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी जान चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये सारी बातें अब यहीं पर फिनिश आउट डालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम चलते हैं और थैंक यू।